नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एक नए टॉपिक को समझेंगे। आपके सामने हम एक नया टॉपिक ला करके रखे हुए हैं, जिसे आइए हम सभी लोग समझेंगे। आज का टॉपिक है बंध्यता, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब विश्व में देखें तो अनेक ऐसे दंपत्ति हैं जो है जनन में सक्षम नहीं है, अर्थात वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जनन में अक्षम है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? आइए उसका कारण समझते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे वो शारीरिक कारण हो सकता है, या फिर या फिर मानसिक कारण हो सकता है, या फिर जन्मजात हो सकता है, या फिर किसी रोग के कारण हो सकता है, या फिर किसी औषधि के कारण। मान लीजिए सपोज दैट किसी कोई बीमारी हुई और उसने क्या किया, औषधि का मतलब दवा का उपयोग किया और दवा का साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? बंध्यता हो सकता है। अब हम देखेंगे इसका प्रतिरक्षात्मक कारक भी हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है बहुत कमज़ोर होता है, तो यह भी उसका कारण हो सकता है। या फिर मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप में मतलब मानसिक रूप से क्या होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। अब मानव समाज में ऐसे लोगों का जो प्रतिशत है लगभग 2 से कितना है, 2 से 10% है, जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति लगभग 2 से 10% पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो बाँझ या बंध तथा इनकी जो जनन अक्षमता को हम क्या कहते हैं? बंध्यता या बाँझपन कहते हैं। यानी ऐसे लोग, एक बार हम इसको दोहराने का प्रयास करेंगे, यानी जो ये 2 से 10% लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाँझ या बंध कहा जाता है। और इनकी जो जनन अक्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बंध्यता या बाँझपन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि बंध्यता जो है सामान्यतः पुरुष तथा स्त्री के जननांगों की जो संरचना होती है या फिर जो क्रियाविधि होती है, उसमें अगर मान लीजिए कोई दोष उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए? कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? बाँझपन या बंध्यता होता है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो विश्व में लगभग जो 60% महिलाएं होती हैं या स्त्री होती हैं, वो क्या होती हैं जी? उनमें बंध्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बंध्यता पाई जाती है। आइए देखते हैं बाँझपन की कितनी श्रेणियां होती हैं। मुख्य रूप से 2 श्रेणियां होती हैं। पहला क्या होता है? प्राथमिक बंध्यता, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक बंध्यता। अभी होता क्या है, इसमें ऐसे स्त्रियां जो है इसके अंतर्गत आती हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसी स्त्रियां आती हैं जो विवाह के 1 वर्ष बाद तक जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी? ऐसी स्त्रियों को हम कहते हैं कि इनके अंदर क्या है? प्राथमिक बंध्यता है। अब दूसरी स्थिति क्या है? अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट क्या है? द्वितीयक बंध्यता है। क्या है? द्वितीयक बंध्यता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। द्वितीयक बंध्यता को क्या कहते हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इस श्रेणी में ऐसी स्त्रियां आती हैं जो विवाह के 1 वर्ष के भीतर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, अर्थात गर्भवती हो जाती हैं। परंतु क्या होता है, जो गर्भ होता है जिसे हम फीटस कहते हैं, फीटस अपना जो है पूरा कार्यकाल जो है कंप्लीट नहीं कर पाता है, अर्थात बीच में ही क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक बंध्यता कहते हैं। और जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है 1 साल के अंदर, विवाह के 1 साल के अंदर, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बंध्यता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब यद्यपि अगर देखा जाए तो मानव समाज में क्या होता है, लोग स्त्रियों को ही बाँझपन का दोष मानते हैं कि जो बाँझपन है उसका मुख्य कारण कौन है? स्त्री ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम सारे ऐसे आंकड़े जो है जारी होते हैं, तो उन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है
पुरुषों की जो प्रतिशत है बंधता में लगभग लगभग कितना है 40% है, और स्त्रियों की जो बंधता है लगभग 60% है, और 20% ऐसे हैं जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों पाए जाते हैं। 20% में लगभग पुरुष और स्त्री दोनों में जो है बंधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि पुरुषों में जनन अक्षमता का कारक क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनमें जनन को क्या करते हैं, पूरी तरह से अक्षम बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म की जो काउंट होती है, जो संख्या होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। यह भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा देखें तो उसमें क्या हो सकता है जी, स्पर्म जो होता है, स्पर्म में अगर गतिशीलता यानी मूवमेंट की अगर कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और पुरुषों में लैंगिक कमज़ोरी अगर है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके वजह से जो क्वाइटस होता है, क्वाइटस जो है सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, अगर स्पर्म का अनियमित आकार हो जाए, क्या हो जाए, इसका जो आकार होता है अगर अनियमित हो जाए तो भी क्या होगा, बंधता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, पांचवा पॉइंट अगर स्पर्म क्या हो जाए, क्षीण होने लगे तो फिर क्या होगा, तो भी बंधता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर शुक्रवाहिनियाँ जो होती हैं, शुक्रवाहिनियाँ मान लीजिए बंद हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बंधता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जैसे जो है पुरुषों में जनन अक्षमता का कारक होता है, सेम एज वैसे ही किसमें होता है, स्त्रियों में भी होता है। किसमें होता है, स्त्रियों में भी होता है। तो आइए इसको देखते हैं। स्त्रियों में जनन अक्षमता के कारक तो जैसे पुरुषों में जो है जनन अक्षमता के तमाम सारे फैक्टर्स निकल करके सामने आए, सेम एज वैसे भी हम देखेंगे स्त्रियों में भी ऐसे होते हैं। ऐसी तमाम सारी समस्याएं होती हैं जिनके वजह से जो है स्त्रियों में भी बंधता की समस्या उत्पन्न होती रहती हैं। देखेंगे सबसे पहले गर्भाशय, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे, गर्भाशय तथा गर्भनाल का असामान्य होना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए गर्भाशय या फिर गर्भनाल जो होता है वह क्या हो जाए, वह असामान्य हो जाए, ठीक है, तो भी क्या होगा, बंधता की स्थिति उत्पन्न होगी। सेकंड क्या है, गर्भाशय में संक्रमण होना। अगर मान लेते हैं गर्भाशय में क्या हो जाए, संक्रमण की स्थिति हो जाए तो भी क्या होगा, बंधता की स्थिति उत्पन्न होगी। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या है, अनियमित अंडोत्सर्ग। अनियमित अंडोत्सर्ग होना। चौथा पॉइंट, अंडाशय में अनियमित या फिर अंडाशय में अंडजनन की क्रिया ना होना, यह भी एक स्थिति है। और अगर हम देखें तो पांचवा क्या है, क्या हो गया, पहला हो गया गर्भाशय तथा गर्भनाल का असामान्य होना, गर्भाशय में संक्रमण होना, अनियमित अंडोत्सर्ग होना और अंडाशय में अंडजनन की क्रिया का
ना होना, या फिर जैसे आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब का अनियमित होना या असामान्य, हम कह सकते हैं सबसे बेटर होगा असामान्य कहना, असामान्य होना। ये जो कारक हैं इससे जो है बंधता क्या हो सकता है, देखिए एक बार और इसको रिपीट हम करते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। स्त्रियों में जनन अक्षमता के कारक क्या हो सकते हैं? नंबर 1 गर्भाशय तथा गर्भनाल का असामान्य होना, यह भी एक स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या है? गर्भाशय में संक्रमण होना। तीसरा स्थिति क्या है? अनियमित अंडोत्सर्ग होना। चौथा स्थिति क्या है? अंडाशय में अंडजनन की क्रिया का ना होना। ठीक है, ये भी एक स्थिति है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब का क्या होना? असामान्य होना। ठीक है, तो ये सारी स्थितियाँ क्या करती हैं? बंध्यता को क्या करती हैं जी? उत्पन्न करती हैं। जो बंध्यता की समस्या होती है उत्पन्न करती है। अगर ये सारी स्थिति महिला में रहेगी तो वह महिला क्या हो सकती है? बंध हो सकती है। क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। आई होप कि ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और फिर हम सभी एक नए टॉपिक के साथ जो है मिलेंगे। धन्यवाद।